फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हम डेली द हिंदू एनालिसिस के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं। आपको मेरे टॉपिक्स और लेक्चर्स बहुत अच्छे लगने वाले हैं। उसका रीज़न ये है कि मेरे सारे नोट्स हैंड रिटन नोट्स हैं। जब आप इनको पढ़ोगे तो आपको इतना ईजी लगने वाला है कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। उसके अलावा जो वीडियो यूट्यूब पे 60 मिनट्स की अवेलेबल होगी, यहाँ 30 मिनट्स में अवेलेबल हो जाएगी। मतलब आपका 50% टाइम रिड्यूस हो जाएगा विथ परफेक्ट नोट्स के साथ में। आप टेलीग्राम का लिंक मैं दूंगा साथ के साथ, उसको ज्वाइन कर लेना कमेंट बॉक्स में। और उसके बाद आपको उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और डेली अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। चलो फाइनली सबसे पहले क्या न्यूज़ आई है, तो अभी न्यूज़ समझ लेते हैं हम। कर्ब ऑन फायर वर्कर्स बाइंडिंग ऑन ऑल स्टेट सुप्रीम कोर्ट। देखो, एक तो फायर मतलब जो हमारे फायर क्रैकर्स है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सारे स्टेट्स को बाइंड किया गया है कि जो फायर क्रैकर्स से रूल्स है वो केवल दिल्ली एनसीआर में अप्लीकेबल नहीं है, वो सारे पूरे ऑल इंडिया पर अप्लीकेबल है। तो अभी इससे रिलेटेड पढ़ेंगे, बट उससे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूज़। सबसे पहले जो सबसे खास न्यूज़ है और सबको पता है वो अभी क्या हुआ है, एक एंग्लो मैथ्यूज़ नाम से जो क्रिकेटर है, वो श्रीलंका के क्रिकेटर है टीम के अंदर। वो क्या हुआ कि अभी मतलब वहाँ जैसे ही ग्राउंड में गए उनको एक टाइम आउट कर दिया गया। अब आप सोचो कि टाइम आउट क्या होता है। उनको जैसे ही वो गए और उन्होंने ना तो 9 बॉल पे आउट हुए, ना उन्होंने एक बॉल भी खेली, फिर भी आउट हो गए, उसको बोला जाता है टाइम आउट। क्या होता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर एक रूल है कि अगर आपका एक खिलाड़ी आउट होने के बाद जब दूसरा खिलाड़ी को 2 मिनट के अंदर अपनी पोजीशन ले लेनी है। लेकिन क्या हुआ, हमारे जो एंग्लो मैथ्यूज़ है वो जैसे ही 2 मिनट में वहाँ पहुँच तो गए थे, और पिच पर पहुंचने के बाद क्या हुआ, जैसे ही वहाँ पहुँचे उसके बाद उनके सामने क्या हो गया, अचानक से उनको पता चला कि उनका जो हेलमेट है वो ब्रेक हो रखा है। तो उन्होंने उनके जो दूसरे टीम के मेंबर को आवाज़ दी और इशारों में समझाया कि मेरा ये टूट रहा है, लेके आओ। और जब तक उन्होंने नया लेकर आए पिच पर, तब तक 2 मिनट हो चुके थे। उसके बाद क्या हुआ, सामने बांग्लादेश की टीम थी, वहाँ से उनकी टीम के जो मेंबर्स थे उन्होंने बोला कि 2 मिनट का रूल्स है तो आप इनको आउट करो। तो उसके बाद जो रेफरी ने 3 बार पूछा बांग्लादेश की टीम से कि आप सोच, वो रूल तो है, रेफरी का बिल्कुल आउट तो हो जाएंगे, लेकिन ऐसा करना सही है। पर बांग्लादेश टीम ने कहा कि उन्होंने उसको वापस नहीं लिया उनके डिसीजन को, और फाइनली एंग्लो मैथ्यूज़ को टाइम आउट कर दिया गया। तो पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर वो पहले पर्सन बन गए हैं एंग्लो मैथ्यूज़। तो अभी सोशल मीडिया पर इसके लिए बहुत सारी कवायदें चल रही है कि सोशल मीडिया पर कौन इनके पक्ष में है, कोई इनके विपक्ष में भी है। आधे जने बोल रहे हैं कि बांग्लादेश की टीम ने सही नहीं किया है, आधे जने बोल रहे हैं ये रूल्स इज द रूल्स, और इस तरह एक तरह से ये सोशल मीडिया पर जंग छिड़ी हुई है। चलो नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं। हमारे लिए जो काम की है यूपीएससी के काम की, बस इसमें इतना सा ध्यान रखना, इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर पहले पर्सन कौन है टाइम आउट होने वाले, तो उनका नाम है एंग्लो मैथ्यूज़। तो वो एक तरह से वर्ल्ड के लिए उनका एक रिकॉर्ड बन चुका है अभी नाउ। तो कुछ जने इस चीज़ से भी खुश है कि नाउ फाइनली अगर फर्स्ट पर्सन में नाम किसका काउंट किया जाएगा, एंग्लो मैथ्यूज़ का। चलो नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ो। जो बाइंडिंग ऑन स्टेट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जो फायर क्रैकर्स है उस पर रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस है वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है सारे स्टेट्स पर। तो अभी उससे रिलेटेड हमको टॉपिक पढ़ना है, एयर पोल्यूशन बाय फायर क्रैकर्स। तो फायर क्रैकर्स जो होते हैं वो डस्ट क्रिएट करने का काम करते हैं और एयर के अंदर पोल्यूटेंट क्रिएट करने का काम करते हैं। हो सकता है मेरी आवाज़ में थोड़ा इशू आए, एक्चुअली क्या मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है पिछले दिनों से। उसके बाद क्या हुआ कि खराश अलग हो चुकी है, थोड़ा सा इशू आएगा, आप थोड़ा सा इसको सेट कर लेना। बस 1-2 दिन का काम है, अभी कल से बहुत फर्क आ गया है, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। अब फायर क्रैकर्स कौन कौन से केमिकल इशू करते हैं, तो एक तो कॉपर, एक जिंक, एक सोडियम, एक लीड, एक मैग्नीशियम, कैडमियम, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, इस तरह की जो भी केमिकल्स होते हैं। उसके अलावा बेरियम। तो ये केमिकल्स को जनरेट कौन करते हैं, फायर क्रैकर्स। अगर आप फायर क्रैकर्स को जलाओगे तो इस टाइप के जो बहुत खतरनाक विषैली गैसें हैं उनको रिलीज करने का काम करते हैं ये कॉपर, जिंक, सोडियम, लीड, मैग्नीशियम, कैडमियम, ये याद रखना। अब कॉपर से क्या होता है, तो वो क्या करता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है जो कि हमारी श्वसन प्रक्रिया होती है, उसके अंदर बाधा डालने का काम कौन करता है, कॉपर। कैडमियम क्या करता है, एनीमिया, यानी जो हमारे शरीर में जो ब्लड की कमी होती है उसको उसको पैदा करने का काम कौन से केमिकल का है, कैडमियम का। उसके बाद है जिंक, मेंटल फ्यूम फीवर, यानी फीवर क्रिएट करने का काम, जो मेंटल लेवल का जो फीवर क्रिएट करने का काम किसका है, जिंक का। उसके अलावा लीड, वो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, जो हमारे नर्वस सिस्टम है उसको अफेक्ट करने का काम किसका है, लीड का। उसके बाद होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के अंदर मैग्नीशियम का काम क्या है, बुखार जो फीवर आता है वो मैग्नीशियम के कारण आता है। उसके अलावा सोडियम रिएक्टिव होता है एंड बर्निंग व्हेन कंबाइंड विद मॉइस्चर, यानी अगर सोडियम होता है तो उसके अंदर क्या होगा, सोडियम रिएक्टिव होता है, बहुत जल्दी ज्वलनशील होता है और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो तुरंत ज्वलन पकड़ लेता है अगर मॉइस्चर के साथ में संपर्क में आता है तो। उसके अलावा एक कंटेंट है केमिकल, इसको याद रखना है, अर्जेंट, बेरियम, इसलिए इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी है। जो ग्रीन फ्लेम्स होते हैं, जब इसको जलाया जाता है तो इससे हरे टाइप की ज्वाला निकलती है। वेन क्रैकर्स को लिट जब जलाया जाता है तो इससे हरे कलर की ज्वाला निकलती है। ये मेंटल ऑक्साइड होता है दैट इंक्रीज बोथ एयर एंड नॉइस पोल्यूशन। ये क्या होता है, मेंटल ऑक्साइड होता है। मेंटल ऑक्साइड का मतलब समझते हो कि सॉरी मेटल ऑक्साइड होता है जो इंक्रीज करता है एयर एंड नॉइस पोल्यूशन को, नॉइस और एयर पोल्यूशन को बढ़ाने का काम करता है बेरियम। उसके अलावा इसका सिंबल क्या है, BA, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 56, और इसको हम्फ्री डेवी के द्वारा डिस्कवर किया गया है बेरियम को। याद रखना ये मेटल ऑक्साइड है जो कि एयर एंड नॉइस पोल्यूशन को इंक्रीज करने का काम करता है। उसके अलावा इसके सॉल्यूशंस क्या है फायर क्रैकर्स को, बस आपको मेन तो विषैली गैस याद रखना है, एक तो कैडमियम, जिंक, उसके अलावा कॉपर, लीड, मैग्नीशियम, सोडियम, बेरियम, सबके नाम आपको याद रखने हैं।
उसके अलावा सॉल्यूशन क्या है, तो एक तो ग्रीन फायर क्रैकर्स आते हैं और एक आता है रिड्यूस्ड एमिशन फायर क्रैकर्स। तो ग्रीन फायर क्रैकर्स का क्या फ़ायदा है, तो वो क्या करते हैं, साउंड भी कम होता है उनका और एमिशन भी कम करने का काम करते हैं। उसके अलावा इनका जो इससे क्या होगा, अगर अपन ग्रीन फायर क्रैकर्स को जलाते हैं तो उससे क्या होगा, जो पीएम पार्टिकुलेट मैटर है वो रिडक्शन हो जाएगा भाई 30 से 35% तक पार्टिकुलेट मैटर का रिडक्शन हो जाएगा। उसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड में रिडक्शन होगा और सल्फर डाइऑक्साइड में भी रिडक्शन हो जाएगा, किसके कारण, ग्रीन फायर क्रैकर्स को जलाने से। उसके अलावा एक होते हैं रिड्यूस एमिशन फायर क्रैकर्स, उसका काम क्या होता है, क्रैकर्स नॉट हैविंग एश, इनमें कोई भी एश नहीं होती है। उसके अलावा ये पर्टिकुलेट जो मैटर होता है पीएम, उसको रिड्यूस करता है 15 से 20% तक रिडक्शन कर देता है और इसके अंदर चारकोल का रेगुलेटेड यूज़ किया जाता है। तो अभी हमने क्या टॉपिक पढ़ लिया है, फायर क्रैकर्स। अब नेक्स्ट टॉपिक समझो, आदित्य एल 1 ने कैप्चर किया है फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ सोलर प्लेयर्स, यानी सोलर प्लेयर का पहला जो फोटो है उसने आदित्य एल 1 ने कैप्चर कर दिया है। अभी आदित्य एल 1 इसके टारगेट पर पहुंचा नहीं है, जो इस एल 1 पॉइंट पर हमने इसको भेजा था, लेकिन अभी तक वो पहुंचा नहीं है, लेकिन फिर भी उसने पिक्चर खींचना स्टार्ट कर दिया है। अब टॉपिक समझो सोलर प्लेयर्स। आदित्य एल 1 मिशन दोनों ही हमारे लिए काम किया, यूपीएससी के लिए सोलर प्लेयर्स और दोनों चीज़ें। तो अब सोलर प्लेयर क्या होता है, तो ये एक ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन होता है ऑन द सन, यानी सन पर एक ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन होता है जो जिसके कारण क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड होती है मैग्नेटिक फील्ड में, वो सडनली रिलीज हो जाती है, यानी सडन रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन, उसको बोला जाता है सोलर प्लेयर। ये ब्राइट एरिया ऑन द सन के ब्राइट एरिया पर होता है। ये एक ब्रस्ट ऑफ रेडिएशन यानी प्रोड्यूस करता है, ब्रस्ट ऑफ रेडिएशन को प्रोड्यूस करने का काम करता है। उसके अलावा रेडियो कम्युनिकेशन, पावर ग्रिड्स और नेविगेशन सिग्नल को अफेक्ट करने का काम करता है। सैटेलाइट सिस्टम को अफेक्ट करने का काम करता है। कौन करता है, सोलर प्लेयर। इसके अंदर 5 कैटेगरी होती है सोलर प्लेयर्स की, याद रखना, एक्स क्लास, एम क्लास, सी क्लास, बी क्लास, ए क्लास। ठीक है, एक्स क्लास के प्लेयर्स होते हैं वो बिग होते हैं, सबसे बड़े होते हैं और उसके अंदर वो रेडियो ब्लैकआउट करते हैं अराउंड द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर रेडियो ब्लैकआउट, मतलब उसका इतना बड़ा इफेक्ट होता है अगर सोलर प्लेयर एक्स क्लास का होता है तो। उसके बाद एम क्लास प्लेयर में क्या होता है कि अगर एम क्लास प्लेयर है तो मीडियम साइज होते हैं, वो सिर्फ अर्थ के जो पोलर रीजन होते हैं उनको अफेक्ट करने का काम कौन करते हैं, एम क्लास प्लेयर। सी क्लास प्लेयर क्या होते हैं, एक्स और एम क्लास प्लेयर से थोड़े से छोटे होते हैं। बी क्लास प्लेयर एक और होता है, वो मैंने आपको बता दिया। और ए क्लास प्लेयर ये स्मॉलेस्ट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, ए क्लास। इसके इफेक्ट जीपीएस पे पड़ता है, नेविगेशन सिस्टम पे पड़ता है, सैटेलाइट पे पड़ता है, पावर ग्रिड सिस्टम, सब पे इफेक्ट पड़ता है। अब इसका साथ ही साथ इमेज देख लो सोलर प्लेयर्स का। देखो ये होता है सोलर प्लेयर्स। ये देखो इसके अंदर जो आपको पता होगा साइड के अंदर ये जो दिख रहा है ये वाला, ये सोलर प्लेयर्स के अंदर से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जो एक्स्ट्रा अगर एनर्जी है तो उसका जो रिलीज होना है, अगर सडन रिलीज ऑफ एनर्जी होती है तो उसको बोला जाता है सोलर प्लेयर्स। ये सूर्य है और उससे जो रिलीज हो रही है एनर्जी सन से, उसको बोला जाता है सोलर प्लेयर्स। बस आपको धीरे धीरे सारी चीज़ों को समझना होगा। देखो ये लिखा हुआ है सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो इस तरह, और ये कोरोना है, सन के चारों तरफ कोरोना होता है, सन के बीच का जो एरिया उसको कोर बोला जाता है। इस तरह आपको सारे टॉपिक ध्यान में रखने हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक समझो सोलर प्लेयर के मतलब, और भी मैंने एक पिक्चर डाली है उसमें भी सेम लिखा हुआ है कि अगर जो सन के सरफेस से है वो अगर अचानक एक्सप्लोजन होता है और एक एनर्जी निकलती है तो उसको सोलर प्लेयर बोला जाता है। उसके अलावा एक कोरोनल मास इंजेक्शन होता है और सनस्पॉट होता है। सनस्पॉट क्या होता है, सबसे पहले कोरोनल मास इंजेक्शन का मतलब होता है कि अगर गैस इरप्ट हो रही है कहाँ से, सन से, ओवर द कोर्स ऑफ सेवरल आवर्स, यानी अगर कोई एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसको तो बोला जाएगा सन प्लेयर, अगर गैस रिलीज हो रही है तो उसको बोला जाएगा कोरोनल मास इंजेक्शन। और सनस्पॉट का मतलब होता है सन के ऊपर ऐसा एरिया ऑन द सन सरफेस जो अपीयर करता है डार्क बिकॉज इट इज कूलर देन द सराउंडिंग एरियाज, यानी जो सराउंडिंग एरिया के सूर्य हमेशा गर्म रहता है लेकिन उसके अंदर कुछ एरिया ऐसा भी है जो कूलर होता है देन, मतलब उनसे जो सराउंडिंग एरिया से, उसको बोला जाता है सन स्पॉट, यानी सन के अंदर भी स्पॉट है, यानी ऐसा दाग धब्बा है एक तरह से, जैसे कि इंसान के ऊपर अगर कहीं काला धब्बा लग जाए, पूरा आदमी गोरा है उस पर काला धब्बा लग जाए तो उस पर क्या बोलते हैं, इस पर स्पॉट लगा हुआ है। तो वैसे ही कहने का मतलब है कि सन का जो नेचर है गर्म प्रकृति, उसके अंदर एक सन मतलब अगर कूलर एरिया है तो उसको बोला जाएगा सन स्पॉट, वो एरिया सन के सरफेस पर होता है, ठीक है। ये टॉपिक समझ लिया। उसके बाद एक आदित्य एल 1 मिशन को भी समझ लो साथ के साथ। आदित्य एल 1 बहुत सिंपल है, मजा आएगा आपको पढ़ने में। आदित्य एल 1 मिशन क्या होता है भाई, इसरो के द्वारा आदित्य एल 1 मिशन को लॉन्च किया गया है, इसरो के द्वारा, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया है यूजिंग, सबसे मेन लाइन याद रखना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है PSLV, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जिसमें 7 पेलोड डाले गए ऑन बोर्ड। अब 7 पेलोड कौन कौन से हैं, एक तो VLC, एक सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर से क्वेश्चन ऑलरेडी बन सकता है, अभी जस्ट आया है तो उसमें लिखा आ सकता है सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, यूपीएससी में स्टेटमेंट आ सकता है कि इज द पार्ट ऑफ द पेलोड ऑफ द आदित्य एल 1 मिशन, तो बिल्कुल सही जवाब है सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, इसको सूट बोला जाता है। सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर लगा होता है उसके अंदर, उसको सोलेक्स बोला जाता है। आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट भी लगा होता है, उसको आस्पेक्स बोला जाता है। हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जिसको हेल 10OS HEL 1OS बोला जाता है, उसको हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। और प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, जो प्लाज्मा एनालाइजर होते हैं फॉर आदित्य। उसके अलावा एडवांस ट्राईएक्सियल हाई रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर, अब इस चीज़ को समझना, एडवांस ट्राईएक्सियल हाई रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर होता है किसके अंदर, इस टाइप के 7 पेलोड पाए जाते हैं आदित्य एल 1 मिशन में। किसने लॉन्च किया है, इसरो ने लॉन्च किया है। उसके अलावा इसके अंदर खास चीज़ क्या है आदित्य एल 1 मिशन में, तो इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV के थ्रू इसको लॉन्च किया गया है। तो आदित्य एल 1 मिशन को हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक समझो, सबसे इंपॉर्टेंट, आज 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आई है,
एक तो होती टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके अलावा एक टॉपिक और है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक पढ़ लेते हैं 7.5 मिलियन न्यू केसेज ऑफ टीबी इन 2022, WHO के ग्लोबल रिपोर्ट में बोला है। अब आप सोचिए कि टीबी के 2022 के केस कितने, 7.5 मिलियन। इसका मतलब हो गया कि 7.5 मिलियन का मतलब हो गया कि 7 करोड़ नए केसेज निकले हैं। अब आप सोचिए 7 करोड़ न्यू केसेज ऑफ टीबी अगर 2022 में निकले हैं, तो अभी सबसे पहले हमारे लिए क्या काम की नीचे ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है। तो ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, एक बैक्टीरियम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसके द्वारा, उस बैक्टीरिया के द्वारा कौन सी बीमारी जनरेट होती है, डिसीज ट्यूबरकुलोसिस, टीबी बोलते हैं उसको। और ये कौन सी फैमिली से रिलेटेड होता है, तो माइकोबैक्टीरियाई फैमिली से रिलेटेड होता है। और एक टीबी और जो लेप्रोजी, ये दोनों ही माइकोबैक्टीरिया डिसीज कहलाती है। एक तो टीबी हो गया, एक लेप्रोजी, दोनों को ही माइकोबैक्टीरिया डिसीज बोला जाता है। जो टीबी होती है वो लंग्स को अफेक्ट करती है सबसे ज़्यादा। उसके बाद जैसे लंग्स को अफेक्ट करती है, धीरे धीरे जो बॉडी के दूसरे पार्ट्स हैं उनको, ऑर्गन्स को अफेक्ट करने लग जाती है। ये बीमारी 3000 साल पहले, अब इस चीज़ को समझना कि सबसे पहले इजिप्ट में पाई गई 3000 साल पहले, मतलब बहुत बड़ी पुरानी बीमारी है टीबी की। उसके अलावा ये एक पर्सन से पर्सन के अंदर ट्रांसमिट हो सकती है थ्रू एयर, यानी आदमी छींकेगा, आदमी श्वास लेगा, आदमी अगर स्नीज करता है, थूकता है, स्पिट करता है, उसके कारण हवा के अंदर ये बैक्टीरिया चला जाएगा और पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन हो सकता है एयर के थ्रू। उसके अलावा इसके अंदर चेस्ट पेन का मतलब समझते हो आप, एक चेस्ट पेन होता है यानी छाती में दर्द होना, वीकनेस होना, कमजोरी होना, वेट लॉस होना, फीवर एंड नाइट स्वीट्स। अब इस चीज़ को समझना, हमारे शरीर में इसके कारण क्या हो सकता है, टीबी से चेस्ट में पेन हो सकता है, कमजोरी आ सकती है, वेट लॉस होना, उसके अलावा फीवर होना और नाइट स्वीट्स होना। तो नाइट्स के जो मतलब रात के अंदर रात्रि जागरण बोल सकते हैं, या रात में ऐसे मतलब सपने आना जो आपकी निद्रा को परेशान कर रहे हैं, अनिद्रा होना बोलना, उसको अनिद्रा बोला जाता है हिंदी में, उस स्लीपिंग डिस्टर्बेंस बोला जाता है। उसके अलावा इंडिया, ये कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो इससे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया है सबसे पहले इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका। ये ऐसे देश है जो सबसे ज़्यादा टीबी से अफेक्टेड है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो इसका ट्रीटमेंट है, सबसे पहले इसकी वैक्सीन डेवलप हो चुकी है, BCG वैक्सीन। ये वर्ल्ड लेवल की वैक्सीन है, इसको फ्रांस के द्वारा डेवलप किया गया था 1921 के अंदर। फिर इंडिया ने इसको 1962 के अंदर, हमारा एक नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम हुआ था, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, उसके अंदर इंडिया ने इसको परचेज किया था और इस प्रोग्राम का पार्ट बनाया था BCG वैक्सीन को। तो अभी क्या है, नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम का 1962 में BCG वैक्सीन को पार्ट बना दिया गया है। अब नेक्स्ट सुनो ग्लोबल एफर्ट्स। ग्लोबल एफर्ट्स क्या होता है, ग्लोबल लेवल पर इसके लिए टीबी के लिए क्या एफर्ट्स किए हैं, तो WHO के द्वारा एक वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहले तो ग्लोबल एफर्ट्स WHO के द्वारा किए गए हैं। उसके अलावा वर्ल्ड लेवल पर एक टीबी डे सेलिब्रेट किया जाता है 24 मार्च को। उसके अलावा टीबी की थीम थी इस साल यस वी कैन एंड टीबी, यानी हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। ये वर्ल्ड लेवल पर हुई है। इंडिया में इसके लिए क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, तो सबसे पहले एक नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान लाया गया था फॉर ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन 2017 से 2025 के बीच में। उसके अलावा निश्चय इकोसिस्टम, निश्चय पोषण योजना, याद रखना निश्चय पोषण योजना। उसके अलावा टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन भी लेके आए गए हैं। उसके अलावा इंडिया में 2 वैक्सीन डेवलप की जा रही है, एक तो VPM 1002, एक होता है MIP। ये दोनों ही वैक्सीन किससे रिलेटेड है, ये टीबी को हराने के लिए, टीबी का ट्रीटमेंट करने के लिए। VPM की फुल फॉर्म है वैक्सीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और MIP का माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी। इस तरह 2 वैक्सीन को डेवलप किया गया है, VPM 1002 और MIP। इसका उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्ट यही है कि टीबी को भारत से मुक्त करना, मतलब भारत को टीबी से मुक्त करना है। मैंने वर्ड गलत बोल दिया था एक्चुअली, उसके लिए सॉरी। उसके अलावा 1 वर्ल्ड टीबी समिट इन 2023 इन इंडिया, तो 1 वर्ल्ड टीबी समिट इन 2023 इन इंडिया। इंडिया के अंदर अगर 2023 में 1 वर्ल्ड टीबी समिट को सेलिब्रेट किया गया, अभी 2023 में इंडिया के अंदर और क्या किया गया, 2023 के अंदर एक 1 वर्ल्ड टीबी समिट होती है, उसको कहाँ सेलिब्रेट किया गया, इंडिया के अंदर उसको समिट को किया गया। इस तरह ये टॉपिक हमने समझ लिया। वैक्सीन का नाम याद रखना VPM 1002, MIP और BCG वैक्सीन जिसको फ्रांस ने डेवलप किया था। उसके अलावा वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है, 24 मार्च। ये बहुत चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक थीम का नाम याद रखना यस वी कैन एंड टीबी। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक समझो, डोंट इग्नोर द थ्रेट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। ये आज का एडिटोरियल है, बहुत अच्छा एडिटोरियल है। बाकी आप एडिटोरियल देखोगे द हिंदू में, कुछ काम की नहीं है। एक तो 70 आवर्स वर्क, वो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है आज से 4-5 दिन पहले तो वो पढ़ लिया है, उसको वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर वापस आएगा तो हम उसको पढ़ लेंगे। 70 आवर्स वर्क के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब एक एडिटोरियल समझो आप, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस क्या होता है। तो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस का मतलब होता है, सबसे पहले AMR अकर्स होता है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। अब मैं आपको इसको पहले थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कोई इंसान बीमार है, अब हम क्या करते हैं, आजकल एंटीबायोटिक जो लेते हैं उन ड्रग्स का बार बार कंज्यूम करते हैं बिना डॉक्टर के परामर्श के। और जैसे बार बार अगर एंटीबायोटिक लोगे तो उसका असर धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। और जब इतनी एंटीबायोटिक जब आदमी यूज़ कर लेता है, तो जब हम नॉर्मली उसका जब एक्चुअल में जब उसका काम के लिए यूज़ कर रहे हैं, तब उसका असर तो नहीं होगा, उल्टा उसका विपरीत असर होने लग जाएगा। इसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, यानी जो एंटीबायोटिक होती है वो काम करना ही बंद कर चुकी है अब ऐसा, क्योंकि हमारा शरीर ही वैसा हो चुका है, हमारी बॉडी वैसी हो चुकी है। तो अब इस चीज़ को समझो, AMR अकर्स व्हेन बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड पैरासाइट्स चेंज ओवर टाइम, यानी वो टाइम के साथ चेंज होते हैं। एंड नो लॉन्गर रेस्पॉन्ड टू मेडिसिन, और मेडिसिन को कोई भी रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं।
और बीमारी और डेथ की स्पीड को भी बढ़ाते हैं, मेडिसिन को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं, और धीरे धीरे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और पैरासाइट्स में चेंज हो जाता है समय के साथ में। तो ये कब होता है? इसको बोला जाता है AMR, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस इन बैक्टीरिया कैन अराइज, कैसे हो सकता है? नेचुरली बाय जेनेटिक म्यूटेशन के थ्रू, या बाय वन स्पीसीज एक्वायरिंग रेसिस्टेंस फ्रॉम अनदर, यानी एक स्पीसी रेसिस्टेंस कर रही है दूसरे से। कैसे? अब मैं इस चीज़ को मैंने आपको हिंदी में समझाया था, वो मतलब इसको इसमें जो वर्डिंग्स है वो थोड़ी आपको टिपिकल लग रही होगी, लेकिन उसका एक्चुअल में मतलब यही है कि आप अगर कुछ जो हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया है जो बीमारी को प्रिवेंट करने का काम करते हैं, और जब हम एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो वो बैक्टीरिया काम करना बंद कर जाते हैं, और जब वो काम करना बंद कर जाते हैं तो उसके कारण क्या होगा? एक तो काम करना बंद करने के कारण उनका असर नहीं होगा, वो मेडिसिन को रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे, और मतलब मेडिसिन का कोई यूज़ नहीं होगा उन बैक्टीरिया पे, वायरस जो भी होंगे वो उनके अंदर उनके म्यूटेशन में चेंज हो गया, तो उसके ऊपर मेडिसिन का भी असर नहीं हो रहा है, और इलनेस और डेथ और बढ़ रही है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि हमने एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ इतनी कंज्यूम कर ली है कि वो अब हमारे शरीर पे वर्किंग करना ही बंद कर दी है। उसका मतलब ये है, ठीक है। अब AMR के कारण क्या है? तो सबसे देखो, अभी ये लिखा हुआ है, एंटी माइक्रोबियल्स का यूज और ओवर यूज या मिस यूज करना, क्लीन वाटर को के पानी जो सब मतलब क्लीन वाटर होता है उसके पानी में कमी, अच्छे पानी हम पी नहीं रहे हैं, सैनिटेशन हमें आसपास सफाई नहीं रख रखी हमने, उससे मच्छर पैदा हो रहे हैं तो बीमारियां बढ़ रही है। उसके अलावा लोगों में अवेयरनेस की कमी है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, डॉक्टर से मतलब एडवाइस तो नहीं करते। उसके अलावा जैसे पैरासीटामोल लेनी है तो घर पर कंटिन्यूसली पैरासीटामोल ले रहे हैं, छोटी सी बीमारी हुई, जुकाम हुआ, बुखार हुई, कुछ भी हुआ, कुछ नहीं करना, बस पैरासीटामोल गोली को लेना है कंटिन्यूसली, एक दिन ली, सुबह ली, शाम ली, सुबह ली, शाम ली, ऐसे करके 4-5 दिन कंटिन्यूसली ले रहे हैं, और पर डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे। अब आप सोचिए कि लोगों में अवेयरनेस की कमी है। इसकी दिक्कत क्या आती है? इसके कारण क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर जो मारक क्षमता है, जिसको हम बोलते हैं कि प्रिवेंशन कैपेसिटी, वो क्या करेगी? वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि हम बिना एडवाइस के कंटिन्यूसली दवाई को ले रहे हैं। तो उस टाइम तो वो जुकाम को ठीक कर देगी, लेकिन धीरे धीरे उस दवाई का असर कम हो जाएगा, क्योंकि हम उसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अब इन्फेक्शन, कितनी बार इन्फेक्शन जो डिसीज होती है वो भी क्या करती है? उसके कारण भी क्या होता है? AMR फैल सकता है, कि इन्फेक्शन के कारण अगर हमारी बॉडी के अंदर किसी ऑर्गन पर इन्फेक्शन हुआ है, हमने उस पर तुरंत ट्रीटमेंट नहीं किया, तो धीरे धीरे वो दूसरे प्रोडक्ट्स को मतलब दूसरे ऑर्गन्स को भी इन्फेक्ट करेगा। तो उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाएगी उस पर मेडिसिन का असर कम होने लगेगा। अब आप एक चीज़ समझो, 2021 की एक रिपोर्ट आई है जिसमें 4.95 मिलियन डेथ हुई है। 4.95 मिलियन डेथ का मतलब समझते हो आप? 50 मतलब सॉरी 4.95 का मतलब हो गया कि 50 लाख डेथ हुई है, वर एसोसिएटेड विद बैक्टीरियल AMR, यानी जो बैक्टीरियल AMR होता है उसके कारण 50 लाख डेथ हो चुकी है। डिसीज सच एज HIV एंड मलेरिया, डेथ आर इक्वल ऑफ AMR, जैसे HIV और मलेरिया से जो मृत्यु होती है उतनी की उतनी मृत्यु किससे हो रही है? वो सेम बीमारी एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस से हो रही है, क्योंकि लोगों पर दवाई असर नहीं कर रही है, और जब मेडिसिन ही असर नहीं करेगी तो उसके कारण क्या दिक्कत आएगी? उसके कारण अगर मेडिसिन असर नहीं कर रही है तो HIV और मलेरिया से जो लोग मर रहे हैं, अपन क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं, जो HIV और मलेरिया होता है उससे जो मतलब बहुत बड़ी बड़ी बीमारी है ये, हम यही सोचते हैं। लेकिन अगर आप सोचिए कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस भी अपने आप में बहुत बड़ी एक तरह से डिसीज है, वो डिसीज तो नहीं है, और वो एक तरह से डिसीज है, क्योंकि उसमें हमारे शरीर की जो प्रतिरोधी क्षमता है वो कम हो जाएगी, तो उसके कारण भी डेथ होने के चांस बढ़ जाते हैं। क्योंकि आदमी को कुछ बीमारी हुई, उस पर उसका असर ही नहीं हो रहा है, तो उसको बुखार कंटिन्यूसली चली रही है, तो वो धीरे धीरे उसका शरीर ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा, तो उससे भी बहुत सारी डेथ्स हो रही है। इंडिया के अंदर स्टेटस क्या है? तो अभी जो AMR के कारण हाई रेट्स ऑफ AMR, 60,000 न्यू बॉर्न डाई हो रहे हैं ईच ईयर इंडिया के अंदर। केवल इंडिया का डेटा है कि पूरे इंडिया के अंदर हर साल 60,000 से ज़्यादा जो नए मतलब बॉर्न बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी, उनकी डेथ हो रही है किसके कारण? AMR, क्योंकि उनके ऊपर उनकी बॉडी पर असर ही नहीं कर रहा है। इसका कारण क्या है कि उनकी माता ने जब वो प्रेग्नेंट होती है उससे पहले या उसके बाद में जो उन्होंने दवाइयाँ इतनी कंज्यूम की है कि जो उस बच्चे की जो प्रतिरोधी क्षमता होती है वो भी डाउन हो जाती है, और जब बच्चे की प्रतिरोधी क्षमता कम होगी तो उस पर दवाई असर नहीं करेगी, और दवाई असर नहीं करेगी, कोई भी छोटी सी डिसीज होती है उसकी डेथ हो जाएगी। मतलब छोटी सी डिसीज की बोल रहा हूँ, कि जैसे बुखार भी आ गई, कुछ भी वायरल हो गया तो भी उससे डेथ हो सकती है। उसके अलावा इन्फेक्शन डिसीज का हाई बर्डन, जैसे TB हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया। इंडिया के अंदर क्या सिचुएशन है कि हमारे यहाँ पर जो इन्फेक्शियस डिसीज़ है वो उसका बहुत ज़्यादा बर्डन है। अब अगर ऐसी डिसीज़ ज़्यादा होगी, इन्फेक्शन डिसीज़, तो वहाँ पर पहले तो एंटी माइक्रोबियल मतलब जो दवाइयाँ है एंटीबायोटिक वो वैसे ही काम नहीं कर रही है, और ऑलरेडी आदमी ज़्यादा इन्फेक्ट हो गया तो उस पर दवाई का असर हो सकता है पॉसिबिलिटी की कम हो। उसके अलावा अनरेगुलेटेड एंटीबायोटिक मार्केट, और हमारा जो एंटीबायोटिक मार्केट है अनरेगुलेटेड है। क्यों? क्योंकि किसी भी व्यक्ति को कैसे भी एंटीबायोटिक बहुत जल्दी से मिल जाती है। और एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है कि एंटीबायोटिक में क्या होता है कि जैसे हमारे शरीर के जो पॉजिटिव सेल्स और नेगेटिव सेल्स, दो टाइप के सेल्स होते हैं। नेगेटिव सेल्स यानी जो बीमारी को क्रिएट करने का काम कर रहे हैं, और पॉजिटिव सेल्स का काम क्या होता है? जो एक्चुअल में बीमारी को बनाए रखने मतलब बीमारी को खत्म करने का काम करते हैं, हमारे शरीर की प्रतिरोधी क्षमता को मजबूत करते हैं। अब आप सोचिए, अगर हम एंटीबायोटिक का यूज करेंगे तो उससे क्या होगा? सेल्स की डेथ हो जाएगी। तो पहले तो नेगेटिव सेल्स को मारेगा, तो उस टाइम तक तो ठीक है, लेकिन अगर कंटिन्यूसली उसका यूज कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव सेल्स को भी मारने लग जाएगा, और जब पॉजिटिव सेल्स मरने लग जाएंगे तो हमारा शरीर कैसा हो जाएगा? उस चीज़ की आदत हो जाएगी, उस एंटीबायोटिक की। उसके अलावा अगर हम पर कोई भी असर आता है, कोई भी डिसीज़ का असर आता है, तो उस पर हमारा शरीर उसकी प्रतिरोधी क्षमता मतलब हमारे शरीर में जो प्रतिरोधी क्षमता है उसको टैकल नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारे शरीर की प्रतिरोधी क्षमता कम हो चुकी है।
लेक ऑफ सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग, इंडिया के अंदर सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग की कमी है, रिसर्च और इनोवेशन की कमी है, तो हम इस पर काम ही नहीं कर रहे हैं। ये इंडिया की स्टेटस है, अभी करंट पोजीशन ये चल रही है कि हमारे यहाँ पर रिसर्च पर इतना पैसा खर्च नहीं होता है एंटीबायोटिक के केस में, उसके अलावा इनोवेशन नहीं हो रहे हैं और इन्फेक्शन कंट्रोल जो मेजर्स होते हैं वो भी इनएडेप्टिव है, यानी उनको इनएडिक्वेट जो मतलब अपर्याप्त इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स है कि जो इन्फेक्शन कंट्रोल के जो मेजर्स होते हैं वो अपर्याप्त है, उनका पर्याप्त यूटिलाइजेशन नहीं किया जा रहा है, उन पर पर्याप्त कंट्रोल के जो मेजर्स होते हैं उनको अपनाया नहीं जा रहा है और सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग के अंदर भी कमी है। तो इस तरह ये इंडिया का स्टेटस है। नेक्स्ट मेजर समझो, ग्लोबल लेवल पर कोलाबोरेटिव एक्शन प्लान, यानी G20 जो नेशंस होते हैं वो विल वर्क टुगेदर। अब इस चीज़ को समझो, अब इस लेवल पर क्या मेजर्स अवेलेबल है, क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो ग्लोबल लेवल पर क्या ट्राई करना चाहिए जो हमारी G20 कंट्रीज़ है उनको मिलकर एक कोलाबरेटिव एक्शन प्लान को डेवलप करने की जरूरत है और G20 नेशंस विल वर्क टुगेदर और उसमें मिलकर काम करेंगे। तो ये ऑप्शन अच्छा ऑप्शन है। और इंटरनेशनल फंडिंग करनी चाहिए ताकि एंटीबायोटिक वाले जो एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस वो अभी सभी देशों में बढ़ रही है, तो इससे लोगों को बचाया जा सके, लोगों को अवेयर किया जा सके, तो उसके लिए इंटरनेशनल फंडिंग की जरूरत है। लोकल लेवल पर क्या एफर्ट्स किए जा सकते हैं, तो नेशनल एक्शन प्लान लॉन्च किया जाना चाहिए, रिसर्च एंड इनोवेशन पर पैसा खर्च करना चाहिए, सर्विलेंस प्रोग्राम इशू करने चाहिए, पब्लिक को अवेयर करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन का यूज़ ना करो, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को इंप्लीमेंट करो, प्रॉपरली इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, लोगों के पास उनकी रीच होनी चाहिए। बेंचमार्किंग, यानी वर्ल्ड में जैसे इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, यूके और यूएस, ये ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर एक्चुअली इस पर ऑलरेडी वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस पर, और उन्होंने इस पर एक अच्छी ग्रोथ भी अचीव कर ली है। तो हमारा जो देश है इंडिया, वो हम चाहे तो उनको बेंचमार्क मान के हम इस पर काम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें तो हो गई सजेशंस। अब समझो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने क्या स्टेप्स ऑलरेडी ले चुकी है। तो अभी एक नेशनल एक्शन प्लान को लॉन्च किया है फॉर एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के लिए, किसमें 2017 में, और उसका मिनिस्ट्री कौन सी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये क्या काम करते हैं इस नेशनल एक्शन प्लान का, ये अवेयर करेगा लोगों को, ये रिसर्च पर फोकस करेगा, ये इन्फेक्शन को इंप्रूव करने का और उस पर कंट्रोल करने का काम करेगा। नेशनल एक्शन प्लान फॉर एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस 2017 में लॉन्च किया। उसके अलावा एक दिल्ली डिक्लेरेशन में भी भारत ने साइन किए हैं, दिल्ली डिक्लेरेशन। इसके अंदर क्या है, दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन AMR इज एन इंटर मिनिस्ट्रियल सेंसस। ये जो इंटर मिनिस्ट्रियल सेंसस होता है जो कि सभी मिनिस्टर्स के द्वारा साइन किया गया है ताकि हम एजुकेशन पॉलिसी में रिफॉर्म कर सकते हैं। आप समझो इस बात को, अगर हम एजुकेशन पॉलिसी में ही डाल दें कि बच्चों को कि मेडिसिन का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, ज़रूरत हो जितना यूज़ करना है, डॉक्टर की सलाह से ही ले, इस तरह की सारी चीज़ें अगर हम किसमें हमारे एजुकेशन पॉलिसी में डाल दें उसके अलावा खेल वाले जो काम होते हैं उसके अंदर भी हम अगर ऐसा कुछ कर ले, इस तरह अगर जितने भी हमारे मिनिस्ट्रीज़ है हर जगह इस टाइप के एड्स चालू हो जाए या कोई भी वर्किंग हो, जैसे नेशनल हाईवे पर क्या हो इस टाइप के कि नॉट यूज़ एक्स्ट्रा मेडिसिन, इस तरह से लोगों को आप अवेयर कर सकते हो। तो ये एक इंटर मिनिस्ट्रियल सेंसस होती है, उसमें एक दिल्ली डिक्लेरेशन को साइन किया गया है। ये टॉपिक समझ में आ गया। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस की हमने यूज, नेगेटिव्स, ये सारी चीज़ें समझ ली है, उसकी इंडिया की क्या पोजीशन है और उसकी क्या क्या नुकसान है, सारी चीज़ें हमने समझ ली है। अब एक टॉपिक अभी न्यूज़ में चल रहा है वो है स्टबल बर्निंग, जो चलता रहेगा जब तक ये सर्दी खत्म नहीं होगी। तो जब तक सर्दी चलेगी ये वाला टॉपिक चलता रहेगा। तो अभी हम इसको वापस समझ लेते हैं। स्टबल बर्निंग का मतलब होता है पराली, इज एक्ट ऑफ सेटिंग फायर टू क्रॉप रेजिड्यू, यानी जो एक्स्ट्रा क्रॉप बचती है। क्या होता है, पंजाब और हरियाणा जो रीजन होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि जैसे आजकल मशीन से टेक्नोलॉजी से कटाई होने लग गई है, उसके कारण पहले तो क्या हाथों से काटते थे तो सिर्फ 1-1, 2-2 इंच ही बचता था। तो उसको जब ट्रैक्टर से हम उसकी खुद वो करते थे खुदाई तो ट्रैक्टर से जब उसको मतलब अपन ट्रैक्टर से जब खेत की वापस खुदाई की जाती है तो उस टाइम वो हट जाते थे। लेकिन मशीन से काटने से क्या सेवरल इंचेज यानी 5 से 6-7 इंच तक फसल बच जाती है। तो उसमें क्या होता है इन्होंने क्या किया है, जो हमारे पंजाब और हरियाणा के किसान जनरली क्या करते हैं कि वो उसको जला देते हैं स्टबल बर्निंग को। जब उसको जला दिया जाता है तो उसके कारण बहुत सारा पोल्यूशन होता है, बहुत सारा मतलब केमिकल्स का रिसाव होता है उसके कारण। तो ये सोर्स क्या बहुत ज़्यादा चिपेस्ट एंड फास्टेस्ट है, इसलिए बर्निंग करना सबसे आसान काम है। तो इसको बोला जाता है स्टबल बर्निंग, यानी जो क्रॉप रेजिड्यू यानी क्रॉप का जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है सामान उसको जला देना। इसका कारण क्या है, टेक्नोलॉजी जो मैंने आपको समझा दिया है। अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। स्टबल बर्निंग से कौन कौन सी गैसों का रिसाव होता है, तो मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, याद रखना वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक कार्सिनोजेनिक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और कार्सिनोजेनिक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसके कारण क्या, ये तो एक पोल्यूशन हो गया, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ाता है स्टेबल बर्निंग। उसके अलावा सॉइल की फर्टिलिटी, आप आग लगा दोगे तो सॉइल की जो नमी है वो खत्म हो जाएगी, तो सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। उसके अलावा हीट पेनेट्रेशन, हीट पेनेट्रेशन का मतलब होता है कि अगर आप आग जलाओगे तो उसके जो एक्चुअल में ज़मीन के अंदर नमी होती है वो खत्म हो जाएगी, उसकी उर्वरक क्षमता खत्म हो जाएगी, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। इस तरह ये नुकसान है, ये इंपैक्ट पड़ जाते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या निकाला गया, याद रखना इसको पूसा डिकम्पोजर बोलते हैं इसको। ये कैप्सूल फॉर्म में होता है। ये क्या करता है, फंजी स्ट्रेन को एक्सट्रैक्ट करता है, जो कि पेडी स्ट्रो को हेल्प करता है कि आप मतलब जो पेडी स्ट्रो होते हैं, जो पराली होती है जिसको, उसको बहुत जल्दी डिकम्पोज, फास्टर, जो नॉर्मल तरीके से ज़्यादा फास्ट तरीके से इसको डिकम्पोज करने का काम करता है। और ये कैप्सूल फॉर्म में होता है। कैसे, ये क्या करता है, फंजी स्ट्रेन को एक्सट्रैक्ट करता है और उसके थ्रू डिकम्पोज करता है। अब जो फंजाई होती है उसका काम क्या होता है, वो हेल्प करती है प्रोड्यूस करने में इसेंशियल एंजाइम्स फॉर द डिग्रेडेशन प्रोसेस, यानी जो डिग्रेडेशन प्रोसेस के लिए जो एंजाइम्स होते हैं, इसेंशियल एंजाइम्स, उसको प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है, फंजाई।
याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो फंजाई होती है वो हेल्प करती है कि आप प्रोड्यूस करो, इसेंशियल एंजाइम्स को प्रोड्यूस करने का काम करता है ये फंजाई, और उसका काम क्या होता है, डिग्रेडेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। अब क्या होगा, 25 लीटर अगर आप लिक्विड लोगे, जैसे 4 कैप्सूल लेने हैं आपको, जेगरी आटा लेना है और फ्लोर यानी जो वो आटा ले लिया और 4 कैप्सूल ले लिए, और जब आप उसको मिक्स करोगे, लिक्विड मिक्सचर बनाओगे, उससे कितना बन जाएगा, 25 लीटर लिक्विड मिक्सचर बन जाएगा। वो 1 हेक्टेयर लैंड के लिए सफिशिएंट है। अगर 1 हेक्टेयर लैंड पे आप 25 लीटर जो लिक्विड मिक्सचर है उसको अगर छिड़कते हो तो उसके कारण जो पराली है वो डिकम्पोज हो जाएगी। इसको 20 दिन लगते हैं, 20 से 45 दिन का टाइम लगता है इसको डिकम्पोज होने में ये याद रखना है। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, अगर आप सोचिए पराली डिकम्पोज होती है तो उसके डिकम्पोज होने के कारण जो उसका मलबा है, जो मल है, वो कहाँ रह जाएगा, उसी के अंदर, तो उसकी सॉइल फर्टिलिटी बढ़ेगी। ऊपर से हमने उसको जलाया नहीं है तो उसके कारण उसकी नमी भी कम नहीं होगी, एफिशिएंट होगा और एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहता है क्योंकि इससे पोल्यूशन नहीं फैलता है। उसके अलावा लेकिन इसको जनरली यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि ये कॉस्टली होता है। देन स्टबल बर्निंग, यानी जो स्टबल बर्निंग होती है उसके अंदर तो सिर्फ आग जलाई खत्म, कुछ एक सिर्फ माचिस की एक तुली की जरूरत है, जैसे उससे जलाया एक तुली, जो माचिस की एक तुली होती है उससे आप सोचिए स्टबल बर्निंग हो जाती है। लेकिन इसमें जब कैप्सूल खरीदते हैं तो उसमें तो पैसा लगता है, तो ये कॉस्टली होता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, जनरली क्या करते हैं, स्टबल बर्निंग को ही अपना माध्यम बनाते हैं। इस तरह का ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने स्टबल बर्निंग को पढ़ लिया है, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस को समझ लिया है। उसके अलावा और क्या टॉपिक पढ़े हैं हमने, साथ के साथ ही हमने टीबी ट्यूबरकुलोसिस को पढ़ लिया है, बीसीजी वैक्सीन समझ लिया है, वीपीएम 1002 और एमआईपी माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी भी समझ लिया है। ये जो दोनों वैक्सीन इंडिया ने डेवलप की है, बीसीजी वैक्सीन किसने डेवलप की है, फ्रांस के द्वारा डेवलप की गई है। उसके अलावा सोलर प्लेयर्स को पढ़ लिया है, आदित्य L1 मिशन को पढ़ लिया है। उसमें 5 टाइप की क्लास होती है सोलर प्लेयर्स में, एक्स क्लास प्लेयर, एम क्लास प्लेयर, सी क्लास प्लेयर, बी क्लास प्लेयर और ए क्लास प्लेयर। उसके अलावा और क्या टॉपिक पढ़े हैं, फायर क्रैकर्स को पढ़ लिया है। उसमें ग्रीन फायर क्रैकर्स का यूज़ करना चाहिए, रिड्यूस्ड एमिशन फायर क्रैकर का यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा उसमें कौन कौन से विषैले कंटेंट होते हैं, बेरियम, सोडियम, कैडमियम, कॉपर, जिंक, लीड, मैग्नीशियम और ये इस टाइप के केमिकल्स होते हैं। उसके अलावा हमने एक टॉपिक था एंजिलो मैथ्यूज, वो वाली सिंपल न्यूज़ थी, उसको भी समझ लिया है। तो आपने सारे टॉपिक समझ लिए हैं। थैंक यू सो मच। आप टॉपिक को पढ़िए, समझिए। अगर आपको कुछ कमी लगती है तो आप मुझे कहिए, मैं उसको तुरंत इंप्रूव करूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।